हम लोग जब आयोग से इस तरह के ऑर्डर जब पास होते हैं, जहां व्यवस्था को पंचायत स्तर पर और खासतौर से चुनाव की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय करें। और इस तरह के ऑर्डर से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो अगर कोई पंचायत से रिलेटेड कोई हो, तो मैं तो उसके बारे में बताऊंगा ही कि मैंने क्यों किया वो ऑर्डर। लेकिन अगर कोई पंचायत से हो तो हम उनको सुन। हमारे बीच में जी सर, बिल्कुल हमारे बीच में पंचायत से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको हमने आमंत्रित किया था कार्यक्रम में। और धीरेन्द्र शेखर जी, यदि आप जुड़े हुए हैं तो कृपया अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं लेकिन अनिल उपकारी चुनाव से बेसिकली चुनाव ट्रांसपेरेंसी को लेकर के मुद्दा जो है, क्योंकि देखिए बहुत वास्ट हो जाएगा हाँ, अगर हम करप्शन इसको जोड़ेंगे कि वहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। गिट्टी पत्थर मिट्टी ये सब का बात करेंगे तो मुद्दा बहुत वास्ट हो जाएगा। तो बस इसको स्पेसिफिक रखते हैं कि चुनाव और पारदर्शिता पंचायत में, बिल्कुल, चुनाव में चुनाव में पारदर्शिता। हाँ, चुनाव में पारदर्शी व्यवस्था कि मतलब जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जो जानकारी चाहते हैं कि अपने जो क्या बोलते हैं कि जो आपका अन्य जो व्यक्ति अपोजिट जो चुनाव लड़ रहा है उसके संदर्भ में यदि आप दस्तावेज चाहते हैं कि उनकी चल-अचल संपत्ति का क्या ब्यौरा है, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज, ये व्यवस्था ये आज चाहते हैं तो आपको कहाँ-कहाँ भटकना पड़ता है। कहाँ आप प्राप्त करते हैं? क्या आपको आसानी से उस पंचायत क्षेत्र में मिल जाता है? क्या आपको उस जनपद क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है? या आपके उस जिला पंचायत वार्ड में आसानी से मिल जाता है? अथवा कहीं आपको दूर भटकना पड़ता है? इसके लिए आपको वहाँ भी आरटीआई लगानी पड़ती है, वहाँ भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस विषय पर अपन फ़ोकस करेंगे और सबसे पहले मैं अनिल सिंह उपकारी जी को ही आमंत्रित करूँगा। वो यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अनिल सिंह जी और कृपया बताइए कि किस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएँ हैं किस प्रकार से समाज में एक इसका प्रभाव पड़ेगा जो कंटेस्टेंट होंगे उनके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए और आप लोगों के लिए स्वयं भी जो चुनाव लड़ते हैं। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए अनिल सिंह जी, यदि कंफर्टेबल जगह पर हैं जी तो। जी जी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, सभी को बिल्कुल मेरा आपकी आवाज़ सादर आ रही है। प्रणाम, नमस्कार जी। ये आज का विषय जो आपका है वीडियो बहुत बंद ही हो गया है। रोमांटिक है जी। अब आपका जो वीडियो है वो बंद हो गया है जी, वीडियो आप ऑन कर लें। जी अब हाँ, अब आ रही है। तो आज का जो फिर बंद विषय हो गया आपका है, वीडियो शायद जी, जी, जी। बोलें, आप बोलें। हाँ, आज का विषय बहुत ही रोमांटिक है और इस विषय को लेकर के जो दिखाए तो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही हित के लिए है, सामाजिक राजनीतिक हर तरह से। मैं भी बारे में बहुत हूँ कि जो ये पंचायत प्रतिनिधियों का जो ये संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए तो कम उनकी आसानी से संपत्तियों का पता लगाया जा सकेगा कि हाँ हमारा जनप्रतिनिधि कितना बड़ा हैसियत वाला है, क्या कैसा जो भी है। मैं भी इस संबंध में एक था, मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 जिला रीवा से चुनाव लड़ा था। तो उस समय हम लोगों ने जो फार्म डाला था उसमें तो शपथ पत्र, एक सार पत्र और पूरा उसमें ब्यौरा संपत्तियों का कि हमारे पास कितनी हस्तियां हैं, हम सब लोगों ने उसमें ब्यौरा दिया था। इसके बाद मतगणना सारणीकरण होता है जो कि किस मतदान केंद्र में किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला। इसके संबंध में मैंने आरटीआई फाइल किया कि मुझे प्रत्याशियों के सार पत्र एवं घोषणा पत्र एवं मतगणना सारणीकरण की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, जिसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और अंत में मुझे वो जानकारी नहीं दी गई। ये कहा गया कि निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश है कि बिना रिटर्निंग ऑफिसर के अनुमति आदेश के कोई भी अभिलेख नहीं दिए जा सकते हैं। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन किया कि मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी रहा हूँ और मैं इस चुनाव से संबंध रखता हूँ और मुझे मतगणना सारणीकरण की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, जो शुल्क होगा मैं उसका भुगतान करूंगा। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि किस अभ्यर्थी को किस मतदान केंद्र में कितना मत प्राप्त हुए और जो अभ्यर्थियों ने अपना शपथ पत्र सार पत्र प्रस्तुत किए उसमें उनकी हैसियत, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा
कितना क्या था, लेकिन ये मुझे काफी परेशान किया गया, गुमराह किया गया, लेकिन अंत में जानकारी नहीं दी गई। ये कहा गया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बिना आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। इस तरह का मुझे एक 4 लाइन काटर रिटर्निंग ऑफिसर और संबंधित जो निर्वाचन के लोक सूचना अधिकारी थे जी ब्रिजेंद्रनाथ जी गौतम, उनके द्वारा दिया गया। हालांकि फिर मैंने आगे अपील नहीं किया, क्योंकि वो जानकारी मुझे अपने नॉलेज के लिए चाहिए थी, कोई उसके लिए नहीं चाहिए, तो मैंने आगे इसका वो नहीं किया और वहीं से मैंने शांत हो जी। गया। जी तो आपको आपको अनिल सिंह जी, आपको एक प्रत्याशी के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे भी और एक प्रत्याशी के तौर पे आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश हुआ है जो सूचना आयोग से जी। इस विषय में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट में बताएं। इसका तो मानो एक राजनीतिक समाज इस बहुत ही अच्छा इसका हो जाएगा, रिजल्ट जाएगा। और हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा कोई ऑर्डर आयोग द्वारा आदेशित किया जाए जिससे इनकी संपत्तियों का ऑनलाइन धारा 4 के तहत पूरा मानो वो हो जाए, पारदर्शी हो जाए, ताकि हर नागरिक जो है भारत का वो जान सके और आसानी से सूचनाएं बिना आरटीआई लगाए उनको उपलब्ध हो सके। बहुत ही योग, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़िया आदेश है। ऐसे आदेश का हम सब तो दिल से स्वागत करते हैं कि हम लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि आजकल पंचायत प्रतिनिधियों का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना बहुत आवश्यक था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। हमारे बीच में धीरेन्द्र शेखर पांडे जी हैं और नीरज पांडे जी हैं। आप लोगों ने यदि चला ले बस। आपके क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि, आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया उनके भी विचार से अवगत करवाएं। धीरेन्द्र शेखर जी सुन पा रहे हैं क्या? अपना वीडियो ऑन कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है धीरेन्द्र शेखर जी। और क्या हमारे बीच में देवेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं क्या? देवेंद्र तिवारी जी जो दसपुरवा से हैं, वो भी सरपंच भी रह चुके हैं भूतपूर्व और चुनाव प्रत्याशी भी रह चुके हैं। देवेंद्र तिवारी जी अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि आप जुड़े हैं कार्यक्रम में। जी मैं जुड़ चुका हूं। जी देवेंद्र तिवारी जी, आपका स्वागत है और कृपया अपने अनुभव से अवगत कराएं। आप एक प्रत्याशी भी रहे हुए हैं और साथ में आप भूतपूर्व सरपंच भी हैं। क्या लगता है आपको ये जो आदेश हुआ है सूचना आयोग मध्य प्रदेश का, इससे क्या कुछ आसानी होगी आप लोगों को, एक प्रत्याशी के तौर पे और साथ में आम जनता को? नहीं, फिर आप वीडियो पारदर्शिता अगर रहेगी सर्विस में, अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर सर्विस में अगर अफसरशाही दिक्कत ये होती है कि बाद में यही बाबूगिरी अफसरशाही इसमें दिक्कत करती है। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सा मजबूत आप बना लें अपना। नेटवर्क ट्रबल होगा सर। हाँ, बल्कि बाहर आप आ जाएं लेकर के अपना मोबाइल, ग्राउंड पे आ जाएं, बाहर आ जाएं तो वहां से ज्यादा बेहतर पकड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर नेटवर्क ज्यादा बेहतर रहता है घरों की अपेक्षा। तो सबसे इसके बारे, हाँ इसके जी सर बताएं। जी तो बहुत अच्छा काम ये आपका आप लोगों के निर्णय है। अगर ये सही ढंग से क्रियान्वयन गया तो सभी आपका नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा दूसरा मोबाइल लेकर के दोबारा जुड़ें। तब तक हमारे बीच में नीरज पांडे जी हैं, धीरेन्द्र शेखर जी हैं। कौन हमारे जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र से हैं, कृपया उनसे उनको कॉल करें और उनसे अवगत कराएं उनके विचारों से। जी धीरेन्द्र शेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही धीरेन्द्र शेखर जी।
चलिए, हमें लगता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल नेटवर्क का भी अच्छा इशू रहता है, तो इसी बहाने ये भी समझ में आ रहा है कि नेटवर्क सही नहीं है हमारे लगता है क्षेत्रों में, तो आवाज़ पूरी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और यदि हमारे बीच में अन्य कोई हमारे साथी है जो आप एक पूर्व जनप्रतिनिधि, हाँ नीरज पांडे जी यदि कुछ बोल रहे हैं तो स्वागत है। हेलो। हाँ तेजस्वी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो जिला हमारे यहाँ की पंचायत है, वो पंचायत ने क्या किया कि मेडबंधन के नाम से राशि निकालवा ली आगे वालों के खाते नाम से। देखिए तेजस्वी जी, अभी हम लोग जो है किस पे केंद्रित करेंगे, सिर्फ पंचायत चुनावों में पारदर्शिता पर ही केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। फिर बाद में अंत में हमारे पास समय रहेगा तो ये भ्रष्टाचार और सब तरह की जो शिकायतें और ये है अपन डिस्कस करेंगे, अंत में हम डिस्कस करेंगे, इसका जवाब आपको दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और पहले हम सिर्फ वो लोग हमें सिर्फ अपना विचार प्रस्तुत करें जो पंचायती चुनावों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं। जी जयपाल बोल रहा हूँ श्रीमान जी। हाँ जयपाल सिंह जी बताएं। श्रीमान जी, मैं 2003 में पंचायत चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहा था, लेकिन मैं तीसरे नंबर पर रहा था। मेरी विश्वास है कि जो एमपी का जो राजगढ़ जिला है, उस राजगढ़ जिले में टोड़ी गांव पड़ता है और उसमें जो दिग्विजय सिंह जो 10 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे, उनके टोड़ी के हमारे जो वरिष्ठ लक्ष्मण सिंह जी थे, उनके चरण छूते थे। और पूरे मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में जिलों में यह था कि दिग्विजय सिंह जी के बड़े भाई है, उनके विरोध में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। जब से पंचायती राज ये स्थापित हुआ था, जब से सरपंच थे, वो निर्विरोध बनते आ रहे थे। पहली बार मैंने बीड़ा उठा करके जनमानस की आवाज को निर्विरोध जो पंचायत आती थी उसमें पहली बार फॉर्म भरा। पहला तो एक उपलब्धि है, लेकिन दूसरी बार जब मैं वहां गया तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 21 वर्ष का ही था। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर महोदय से कहा, निवेदन किया उनसे पर्सनली कि श्रीमान जी मेरी मार्कशीट में ये है, उम्र ये है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, तो क्यों ना आप। तो उन्होंने कहा तहसीलदार साहब महोदय, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप वैलिड हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। जब ये पारदर्शिता, मैंने भी सामने वाले जो प्रत्याशी थे उनके लिए भी मैंने सोचा कि ये जो व्यक्ति है इनके बारे में क्या क्या फॉर्म में, मेरे पास जो बैंक डॉक्यूमेंट या जो भी मेरी संपत्ति चल संपत्ति थी वो सभी को पता थी। और जो मेरे ही गांव के वरिष्ठ जो थे, जो बाहुबली थे, उनको भी पता, उनके पास जो संपत्ति है मुझे भी पता थी। लेकिन उन्होंने क्या दिया उसमें, मैं छटपटाते रह गया कि क्या है इनके पास में, क्या क्या चला लिखी है, और जो मैं इसको फाइट करके इनका फॉर्म निरस्त करा सकूं, जो ये मेरा सोच रहे हैं ऐसा करके। लेकिन वो मुझे जानकारी नहीं मिली। मुझे जब आपके माध्यम से जो आदेश की काफी ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक इस पे जब आया, तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगा कि ये 2003 में जो मेरी जो अंतर की जो कृति थी या जो मेरी भावना थी वो जागृत हुई। और आज माननीय श्री राहुल सिंह जी ने आपके अपील आवेदन के माध्यम से मध्य प्रदेश को ये जो 23,000 पंचायत थे, इनको जो एक साहसिक कदम माननीय श्री जी ने जो निर्णय देकर आम जनता जो प्रत्याशी है उनके लिए दिया है, जो आसानी से सिर्फ मात्र एक क्लिक पर पे जिस जिले की, जिस व्यक्ति की जानकारी, शपथ पत्र, घोषणा पत्र जानना चाहते हैं वह जान सकते हैं क्या चल अचल संपत्ति है, और दावा आपत्ति करके उस व्यक्ति का जो प्रत्याशी है उसको शून्य घोषित करने में भी ये शपथ पत्र सहायक सिद्ध हो, ऐसा माननीय श्री राहुल सिंह जी का आदेश। यही मैं कह करके चाहता हूं कि ये जो ऐतिहासिक कदम प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है, और ये उन आम लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। निर्णय जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही है कि किस तरह से आप 2003 में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी जानकारी लेने के लिए कितना आपको परेशान होना पड़ा था, कितना भटकना पड़ा था। और आज जब यह आदेश आ गया है और पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू होगा तो निश्चित तौर पे प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।
हमारे बीच में यदि और कोई पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं या पूर्व पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं जो इस आदेश को किस तरह से वो समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज करें। हाँ जी, मैं ऋषिकेश पांडे जुड़ रहा हूँ पूर्वा से। हाँ पांडे जी बताएं, स्वागत है आपका। जी जी, 2005 से 10 तक मैं सरपंच था पूर्वा पंचायत में। और ये आदरणीय राहुल सिंह जी का जो पारदर्शी आदेश है ये बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो जी। आप पांडे जी इस आदेश को किस प्रकार से देखते हैं? मतलब आप जैसे स्वयं भी पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, तो इस व्यवस्था से पंचायत प्रतिनिधियों को और पंचायत में कंटेस्टेंट जो चुनाव लड़ते हैं उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा यही होगा कि जो अपनी संपत्ति छुपा के लिखते हैं, जानकारी गलत देते हैं, तो वो जानकारी इसमें सत्य रहेगी और सभी को जानकारी मिलेगी जो चाहेंगे। और ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। और इसमें तो आरटीआई भी नहीं लगानी पड़ेगी क्या? अब तो आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी जी। तो फिर आरटीआई भी अच्छा रहेगा सर। ये आपका ये बहुत स्वागत योग्य है सर, और पारदर्शी रहे, जो कुछ जानना हो तो सब जान ले, ये बड़ी अच्छी बात है सर, मैं समर्थन करता हूँ इसका। चलिए, मैं अभी एक्चुअली यहाँ पर हमारे साथ श्री शैलेश गांधी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यहाँ पर। तो शैलेश सर, यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आज जो फॉर्मर जो पंचायत जो सरपंच रहे हैं उन लोगों से वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हाउ दिस ऑर्डर जो अभी हमने पास किया है वो इज गोइंग टू चेंज द सीन हियर इन एमपी पंचायत से। तो इसमें जयपाल सिंह खींची हैं, ये जिला राजगढ़ से हैं। इन्होंने अभी बताया हमें कि 2003 में आपने शायद लगाया था जयपाल जी। जी सर, जी सर। तो 2003 में उन्होंने अप्लाई किया था जानने के लिए कि संपत्ति कितनी है, उनको जानकारी नहीं दी गई उस समय। तो ऐसे एक दो और लोगों ने बताया कि उन्होंने भी अप्लाई किया था, कलेक्टर ने कह दिया कि नहीं, वो तो जो चुनाव आयोग है, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, वही जानकारी दे सकता है, हम जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। जबकि जो उनका गजेट नोटिफिकेशन है, जो रूल है, रूल बहुत क्लियर है कि 2 रुपए लेकर के, ये उनका खुद का रूल था निर्वाचन आयोग का, कि 2 रुपए लेकर के किसी भी व्यक्ति को गांव में उसको वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, साथ में रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखा जाएगा। तो ये 2 चीजें थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एक मानसिकता है शहर और गांव के बीच में, वो हमेशा आड़े आती है, और ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा आड़े आती है, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो शहर के लोगों में ज्यादा होता है, वहां पर सारे लोग रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं, विधायक पावरफुल रहते हैं, यहाँ का पार्षद भी पावरफुल होता है, कनेक्टेड रहता है। तो एक तरह से जो बना है वो शहर के लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहता है। तो वहां तो पारदर्शी व्यवस्था हो गई, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट गया, कोर्ट